हेलो स्टूडेंट। और आपकी रासायनिक बलगति में आपको हम पढ़ाते हैं वेग नियम या इसे बोलते हैं दर व्यंजक तथा विशिष्ट दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। विशिष्ट दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक इसे कहते हैं। और इससे पहले आपने अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज आपका ये टॉपिक चलेगा। ठीक, देखिए क्या होता है कि किसी अपक्रिया का वेग अभिकारक के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। अभिकारकों के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। किसी अपक्रिया का वेग जो होता है अभिकारकों के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। जैसे ये क्रिया है कि M1A, M लिख दो केवल, चाहे MANB, ये क्रिया है। ठीक, कि रासायनिक अपक्रिया इस प्रकार है और इधर आपके उत्पाद बन रहे हैं। ठीक, उत्पाद। तो अपक्रिया का वेग क्या है कि अपक्रिया का वेग इसको dx/dt लिख सकते हो कि dt समय में इसकी dx मात्रा उत्पाद में चेंज हो गई, तो क्रिया का वेग dx/dt समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A की पावर m गुणे एक्टिव मास ऑफ B की पावर n। ये इनकी पावर है क्योंकि इनके गुणनफल के समानुपाती। यहां पर लिख सकते हो किसी अपक्रिया का वेग अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ये m1 बार लिखोगे, तो बार लिखोगे तो पावर चली जाएगी। ठीक, यहां पर लिखेंगे जहां एक्टिव मास ऑफ A व एक्टिव मास ऑफ B अभिकारकों A व B का मोलर सांद्रण है तथा M व N इनके अणुओं की संख्या है। इनके अणुओं की संख्या है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी अपक्रिया का वेग अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम था। ठीक, पहले पढ़ा होगा कभी भी फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अपक्रिया इस प्रकार है आपकी, तो अपक्रिया का वेग क्या आएगा dx/dt। अभिकारक पदार्थ यही तो है, तो इनके क्या होगा मोलर सांद्रण, इनका गुणनफल उसके समानुपाती होता है। जहां एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B क्या अभिकारकों A व B की मोलर सांद्रण है, यानी के मोलर सांद्रण है, और M व N इनके अणुओं की संख्या है। देखिए इसके बाद एक सामान्य अपक्रिया इस प्रकार है। एक सामान्य अपक्रिया इस प्रकार है। अभिक्रिया इस प्रकार है। ठीक, ये N1A प्लस N2B एरो आपका M1C और M2D ये है। ठीक, तो अपक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A की पावर n1, यहां पर x लिख दीजिए। अभी बताएंगे x और y क्या है। ये हटाएंगे, आएगा dx/dt कर लीजिए बराबर के एक्टिव मास ऑफ A की पावर x एक्टिव मास ऑफ B की पावर y।
अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे जहां, ये कंफ्यूजन मत रखना, अभी क्लियर कराते हैं, जहां एक्टिव मास ऑफ ए व एक्टिव मास ऑफ बी के घातांक कौन कौन, एक्स व वाई, ये रस समीकरण मिति गुणांक है। ठीक, रस समीकरण मिति गुणांक n1 व n2 के घातांक x और y, रस समीकरण मिति गुणांक n1 व n2 के बराबर भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं और नहीं भी। ठीक, x और y के मान इनके बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी, ये चीज समझना आपको है। जहां एक्टिव मास ऑफ b के घातांक x और y, रस समीकरण मिति गुणांक n1 व n2 के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी। होता क्या है कि जो x और y हैं, x और y के मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये प्रयोग पर आधारित होते हैं। अब यदि क्रिया का वेग इसके सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसके सांद्रण पर, a की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो a की पावर 0 हो जाती है, लेकिन गुणांक तो n1 रहेगा। भाई इसका रस समीकरण में गुणांक तो n1 है, लेकिन अब क्रिया का वेग अगर a के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है तो इसकी पावर यहां 0 हो जाती है। इसीलिए बताया गया x और y के मान रस समीकरण में गुणांक n1 व n2 के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी, दोनों बातें। तो ये ध्यान रखना अनिवार्य है कि x व y के मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अभी प्रयोग वाले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वहां पर क्लियर होगा। ठीक, कि x और y के मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कैसे? जैसे लिखा हो कि एक की सांद्रता दोगुनी करने से अब क्रिया का वेग भी दोगुना हो जाता है, तो x का मान 1 आ गया। ठीक, इस तरीके से अब क्रिया का वेग, अभिकारक की सांद्रता दोगुनी करने से अब क्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, तो स्क्वायर पावर हो गई, अर्थात यहां पर x का मान 2 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से x और y के मान जो हैं वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, और यहां लिखेंगे कि जहां के वेग स्थिरांक, जहां के स्थिरांक है, जहां के स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक, अंडरलाइन करके लिख देना, जिसे वेग स्थिरांक या जो आपने हेडिंग डाली थी विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं। और ये जो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट को दरव्यंजक या वेग नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि जहां के एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं। अब इसकी परिभाषा निकालते हैं। समीकरण एक को दरव्यंजक या वेग नियम कहते हैं। ठीक, आप इतना ही नोट कर लेंगे। उसके आगे भी इसकी परिभाषा निकालेंगे कि वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा कैसे निकलेगी, इसी के नीचे आप यहां लिखेंगे, यदि एक्टिव मास ऑफ ए बराबर एक्टिव मास ऑफ बी बराबर एक मात्रक अगर हो जाए, एक मात्रक हो तो बताओ क्या आएगा, dx/dt बराबर क्या आ जाएगा, k। अर्थात अब क्रिया के वेग को ही उसका वेग स्थिरांक कहेंगे। ठीक,
तो यहां पर ब्लैक बोर्ड से इनवर्ट कॉमा के अंदर परिभाषा लिख लेंगे कि यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो उस अपक्रिया के वेग को ही उसका वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा कैसे, भाई इनकी सांद्रता अगर इकाई कर दे, एक मात्रक कर दे, तो जब एक एक हो जाएगा, एक की पावर x एक की पावर y, तो जानते हैं जब एक एक कर दिया जाएगा तो आपका क्या होगा, एक ही रहेगा, ये भी एक रहेगा, तो ये बराबर ही हो जाएगा। तो परिभाषा आ गई, यहां पर लिख देंगे परिभाषा। क्या परिभाषा लिखोगे कि यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई कर दी जाए, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो उस अपक्रिया के वेग को ही उस अपक्रिया का क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक, बात आपको क्लियर हुई होगी। यहां पर डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे कि यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई कर दे तो उस अपक्रिया के वेग को ही क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक, आपका अगला टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद फिर अपक्रिया का आप लोग पढ़ेंगे वेग पढ़ा था, वेग पर आधारित अपक्रिया की पढ़ेंगे कोटि। ठीक है, ये आपका क्या है, अपक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे वो अपक्रिया की कोटि जो अपक्रिया के वेग पर निर्भर करेगी। ठीक, वो अपक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि अपक्रिया की आणविकता क्या होती है, क्योंकि आणविकता के बाद आप लोग क्रिया के वेग से संबंधित पढ़ेंगे अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इनमें दोनों में डिफरेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपक्रिया की आणविकता क्या होती है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि कितने अणु भाग ले रहे हैं, उनकी जो न्यूनतम संख्या होगी, वो कहलाती है क्रिया की आणविकता। कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक, यहां पर लिखेंगे किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित बैलेंस अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। क्रिया की आणविकता कह और लाती है। ठीक, परिभाषा क्लियर हुई होगी कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, क्रिया की आणविकता कहलाती है। कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। अब क्या होता है, अपक्रिया की आणविकता 1, 2, 3 व 4 भी हो सकती है। ठीक, अपक्रिया की आणविकता अपक्रिया की आणविकता 1, 2 व 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो वे अपक्रिया है जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग ले तो उन्हें कहेंगे एक अणु अपक्रिया है। आप इसी के नीचे लिख लेंगे कि वे अपक्रिया है जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग ले, एक अणु अपक्रिया कहलाती है।
वे क्रिया है जिसमें अभिकारक के 2 अणु भाग ले, द्विअणुकप क्रिया कहलाती है। वे क्रिया है जिसमें अभिकारक के 3 अणु भाग ले, त्रिअणुकप क्रिया कहलाती है। ठीक, अब इनके एग्जांपल लिखेंगे हम। देखिए जैसे ये क्रिया है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका अपघटन होगा, H2O बनेगा और O2 बनेगा। H2O है, यहां पर O2, तो एक को बचा तो हाफ लगा देंगे। आप चाहो तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करोगे लगेगा 2 भाग ले रहे, नहीं, आप न्यूनतम संख्या बता रहा, न्यूनतम। जैसे आपने लिखा ऐसे ये क्रिया के, लेकिन आप इसमें 2 से भाग कर सकते हो, यहां से 2 से भाग हो गया, यहां से क्या हुआ a। ठीक, तो इस क्रिया में H2O2 का एक ही अणु भाग ले रहा है, इसके एक अणु के अपघटन से एक पानी बनेगा और आधा ऑक्सीजन निकलेगा, हाफ आपका O2 निकलेगा। तो इस अपक्रिया की आणविकता, इस अपक्रिया की आणविकता बराबर 1, यह आणविकता 1 है। यह एक अणु की क्रिया है। कैसी क्रिया? एक अणु। जैसे H2 + I2 आपका 2HI, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, इनके 2 अणु, H2 का एक अणु, I2 का एक अणु, तो इस क्रिया की आणविकता 2 है। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है। ठीक है, अगली क्रिया है CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 और इसका करा देंगे जल अपघटन, बनेगा CH3COOH और ये बनेगा C2H5OH। तो इस क्रिया की आणविकता भी 2, इसमें 2 भाग ले रहे हैं। ठीक, इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है। ठीक, अर्थात ये द्विअणुकप क्रिया है। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि वे क्रियाएं जिनमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग ले उन्हें कहते हैं एकाणुकप क्रिया या एक अणुकप क्रियाएं, और वे क्रियाएं जिनमें अभिकारक के 2 अणु भाग ले उन्हें बोलते हैं द्विअणुकप क्रियाएं, और वे क्रियाएं जिनमें अभिकारक के 3 अणु भाग ले उन्हें कहते हैं त्रिअणुकप क्रियाएं। ठीक, आप इसके नीचे चाहो तो लिख सकते हो परिभाषा। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा कि क्रिया की आणविकता या अणु संख्या क्या है, कि किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, क्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे आपके एग्जांपल है कि इसमें कम से कम इसका 1 अणु भाग ले रहा तो क्रिया की आणविकता 1 है, इसमें 2 अणु भाग ले रहा क्रिया की आणविकता 2 है, इसमें 2 अणु भाग ले रहा क्रिया की आणविकता 2 है। और इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, वो क्रिया की कोटि होगी और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आगे स्टार्ट होंगे। ठीक, इसीलिए आप आगे वीडियो देखते रहेंगे लगातार, जिससे आपका पाठ आपका पूरा क्लियर होगा। ठीक।